हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो पीछे की 2 क्लास में हमने निम्नपुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 6000 से 1000 BC तक का माना गया है। जो नवपाषाण काल शब्द है, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? जॉन लुबॉक ने किया था 1865 में। जॉन लुबॉक की जो पुस्तक है वो है प्री हिस्टोरिक टाइम या प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो इस पुस्तक में इन्होंने नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सर्वप्रथम जॉन लुबॉक ने इसका प्रयोग किया था। तो नवपाषाण काल का जो जनक है वो जॉन लुबॉक को माना जाता है। जनक बोले या अपने पितामह बोले तो वो जॉन लुबॉक को माना जाता है। गार्डन चाइल्ड है, इन्होंने अपनी पुस्तक मैन मेक हिमसेल्फ में इस काल के लिए नवपाषाणिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। नवपाषाणिक क्रांति या अन्न क्रांति। अन्न क्रांति का मतलब हो गया इस समय में जो अन्न है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ था, तो उसको अन्न क्रांति के नाम दिया था इन्होंने। जो इस काल में उपकरण बने थे वो कैसे बने थे? इस प्रकार के इस काल के जो उपकरण हैं वो हल्के हैं, छोटे हैं और तीक्ष्ण तीक्ष्ण यानी तीखे या तेज धार वाले हैं। और इस समय में जो उपकरण बने थे वो पॉलिशदार थे, क्योंकि उस समय जो पॉलिश हुई थी तो नेचुरल थी वो। आज के टाइम में जैसे कि कृत्रिम नहीं थी, तो वो नेचुरल थी, ठीक है। जैसे कि कत्था हो गया तो उसकी पॉलिश होगी, ठीक है। जो इस समय का सबसे उन्नत उपकरण है वो कौन सा है? पत्थर की कुल्हाड़ी है, ठीक है। जो रॉबर्ट ब्रूस है, इसको हमने पढ़ा था, जो निम्नपुरा पाषाण काल के जनक या पितामह भी माने जाते हैं। तो इन्होंने जो नवपाषाण काल के उपकरण है उनको 78 वर्गों में विभाजित किया था। और जो 41 थे वो पॉलिशदार थे, जिन पे पॉलिश की हुई है, और 37 जो हैं वो खुरदरे हैं, ठीक है। जो नवपाषाण काल का पहला उपकरण है वो टोस नदी यूपी में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1860 में खोजा गया था। नवपाषाण काल के जो स्थान है या क्षेत्र है वो सबसे पहला जो है वो है मेहरगढ़, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 7000 BC का माना गया है। तो मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। कहाँ है? बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? बोलन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। जो पाकिस्तान में अन्य जो प्रांत हैं वो कौन से और भी है? किले कुल एक, तो कौन सा है? किले कुल, और एक है सरायखोला। सरायखोला, ठीक है। जो मेहरगढ़ है इसकी जो खोज है वो किसने की थी? 1974 में फ्रांसीसी पुराविद जीन फ्रेकोइन और कैथरीन जारिज ने की थी। जो मेहरगढ़ है ना, यहाँ से हमें कृषि
और पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जो नवपाषाण काल के स्थल हैं उनसे हमें सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं कृषि और पशुपालन के। जो मेहरगढ़ है ना, इसकी 7 लेयर्स में खुदाई की गई थी। कितनी लेयर्स में की गई थी? 7 लेयर में इसकी खुदाई की गई थी। जो मेहरगढ़ है ना, यहाँ से कृषि व अनाज के भंडार मिले हैं। बड़ी मात्रा में भंडार मिलने के कारण इसको नवपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल माना गया, जो अनाज की दृष्टि में। और यहाँ से बलूचिस्तान में इसे अन्न का भंडार कहा जाता है। ठीक है, अन्न का भंडार या अन्न की टोकरी। ठीक है, अन्न की टोकरी के साथ साथ इसे अन्न की रोटी भी, अनाज की रोटी भी कहा जाता है। मेहरगढ़ से हमें पालतू भैंस के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, किसके मिले? प्राचीनतम प्रमाण मिले पालतू भैंस के। मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक है, यहाँ से गेहूँ, जौ और कपास की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, या खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जो कपास की खेती है ना, वो मेहरगढ़ में सबसे प्राचीन रही है। जो पूरे विश्व के अंदर जो खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। माना जाता है कि मेहरगढ़ वासियों ने पूरे विश्व को कॉटन की खेती के बारे में बताया था, यानी कि वहाँ से सबसे पुराने साक्ष्य हमें मिले हैं। तो अगला जो क्षेत्र है नवपाषाण काल का, वो है ब्रुजहोम। ब्रुजहोम कहाँ है? कश्मीर में है। ब्रुजहोम की जो खोज है वो किसने की थी? डी टेरा व पीटरसन ने की थी। कब की थी? 1935 में। जो ब्रुजहोम का अर्थ होता है वो ब्रुज यानी वृक्ष, और होम का मतलब स्थान या घर। ठीक है, ब्रुज वृक्ष का स्थान। ठीक है, ब्रुजहोम की जो खुदाई है वो 4 लेयर्स के अंदर की गई थी। जैसे कि एक के बाद एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लेयर मिली है। तो इस प्रकार से 4 लेयर्स में इसकी खुदाई की गई थी। ब्रुजहोम से जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो क्या मिले हैं? यहाँ से मालिक के साथ कुत्ता और भेड़िया दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और ब्रुजहोम से गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास क्या होता है कि आदि मानव एक गड्ढा बनाता था जिसमें वो ठंड से, गर्मी से, जंगली जानवरों और ख़राब मौसम से बचने के लिए उसके अंदर रहता था। जैसे आज के टाइम में अपने घर बनाते हैं, गर्मी सर्दी से बचने के लिए, मौसम ख़राब हो जाता है, बारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है, तो उससे बचने के लिए अपने घर बनाते हैं। उसी प्रकार से आदि मानव एक गड्ढा बनाता था जिसके अंदर वो रहता था, तो उसको गर्तावास कहते हैं। ठीक है, अगला जो स्थान है वो है कोरडी हवा। कोरडी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कोरडी हवा से हमें क्या मिला है? धान यानी चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला जो क्षेत्र है वो है गुफकराल। क्या है? गुफकराल। इसकी खोज कब की गई थी? 1981 में की गई थी। और किसने की थी? अशोक कुमार वर्मा ने की थी। गुफकराल का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कुम्हार की गुफा। जो गुफकराल से हमें साक्ष्य मिले हैं वो गर्तावास व तांबे की हेयर पिन मिले हैं। जैसे कि ब्रुजहोम से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले, उसी प्रकार से हमें गुफकराल से भी गर्तावास के साक्ष्य मिले। और तांबे की हेयर पिन, तांबे की हेयर पिन का मतलब तो आपको पता ही होगा। जैसे कि लड़कियां अपने बालों में पिन वगैरह लगाती हैं तो उनको हेयर पिन बोलते हैं। ठीक है, अगला जो स्थल मिला है हमें वो कौन सा है? चिरांद। चिरांद कहाँ है? बिहार में है।
यहाँ से हड्डी के बने उपकरण मिले हैं, और किसकी हड्डी के बने हुए हैं, तो हिरण के सींग की हड्डी के बने हुए हैं। ठीक है। मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, और चूल्हे के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है। अगला जो क्षेत्र है मगहड़ा, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो मगहड़ा से जो हमें साक्ष्य मिले वो किसके हैं, गोलाकार झोंपड़ियों के, पशु बाड़ा के और गौशाला के प्रमाण है। ठीक है। देखो ये अलग अलग जगह के नाम दिए हुए हैं, आपको थोड़ा लग रहा होगा कि इतने सारे याद कैसे होंगे, अजीब अजीब से नाम है। तो एक बार में तो याद नहीं होने वाले हैं, लेकिन 2-4 बार अगर अपने देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा हमें याद होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलूँगी कि 1 मिनट में, आपको 2-3 बार देखोगे और आपको पूरा याद हो जाएगा। कहीं आप दोबारा से बोलो कि हमने तो देखा था और हमें याद भी नहीं हुआ। तो आराम से 1 व 2 बार अपने देखेंगे तो इन्हें याद हो जाएगा। एक बार में याद होने वाले नहीं है, नाम है क्योंकि अपने पहली बार इनको पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे याद होंगे। ठीक है। अगला जो स्थल है वो है लहुरा देव, संत कबीर नगर, यूपी में। ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिले हैं, जो व चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, जो कब के हैं, 9000 BC के हैं, प्राचीन है, काफ़ी टाइम पहले के हैं, 9000 BC के हैं। तो अगला जो स्थान है वो है पंचो है। पंचो है कहाँ है, उत्तर प्रदेश व चौपानी मंडो से भी नवपाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। दाऊजी हेडिंग, ये कहाँ है, असम में है। यहाँ से नवपाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के उपकरण। ठीक है। जो उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में नवपाषाण काल देरी से आया। ठीक है। दक्षिण भारत में प्रमुख फसल रागी थी। जो नवपाषाण काल की दक्षिण भारत में फसल मिली है, फसल के साक्ष्य हमें मिले हैं, तो वो कौन सी फसल के मिले हैं, रागी के मिले हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्र मिले हैं, जैसे आप देख भी सकते हैं, अपने कितने सारे पढ़े हैं, मेहरगढ़, ब्रुजहोम, गुफकराल, चिरांद, कोरडी, हवा मेघ, तो सब अलग अलग जगह से मिले। इसी प्रकार से कुछ राज्यों के स्थान के नाम दिए हुए हैं। तो आगे हम देखें, कर्नाटक में वेलेरी क्षेत्र। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, 1872 में विलियम फ्रेजर द्वारा की गई थी। अन्य जो प्रमुख क्षेत्र हैं, संगनकल्लू, मास्की, पिकहली, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, टेक्कलकोटा, बुद्धिगल, कुप्पगल, कोटिकल, वाटगल। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आंध्र प्रदेश से में कौन कौन से स्थान से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, तो नागार्जुन कोंडा, उतनूर, पलवाय, संगनपल्ली। तमिलनाडु से मिला है पेयमपल्ली, विशिष्ट स्थान व साक्ष्य। बुद्धिगल कर्नाटक, यहाँ से क्या मिले, बसम टिल्ले, 10 शिशुओं के शवों के प्रमाण और सामूहिक भोजन के प्रमाण। तो आप बताइए कि महिलाओं के सामूहिक भोजन के प्रमाण हमें कहाँ से मिले थे, कमेंट में बताना। आगे वाटगल कर्नाटक, सुपारी के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। तो बसम टिल्ले क्या होते हैं भाई, बसम टिल्ले होते हैं जो मवेशी अपने गाय होगी, भैंसें वगैरह होगी हैं, इनके गोबर को इकट्ठा करके जब वो सूख जाता था तो उनमें आग लगा दी जाती थी, तो उसकी जो राख होती थी उसके टिल्ले बने हुए, तो उनको बसम टिल्ले कहते हैं। जैसे आज के टाइम में भी अपने होता है, अपने गोबर के उपले वगैरह बनाते हैं और उन्हें इकट्ठा भी करके बड़ा सारा ढेर सा बना लेते हैं। कई बार हो सकता है उसमें आग लग जाए, तो
उसकी भी राख के उस टिल्ला बन जाएगा एक। हालांकि वो इतना बड़ा तो नहीं होगा, छोटा होगा, लेकिन वो बन जाएगा। उसी प्रकार से उस टाइम में जो बड़े बड़े टिल्ले बना के गोबर के उनमें आग लगा दी जाती थी, तो वो भस्म के टिल्ले बन जाते थे। जो इन भस्म टिल्लों की जो खोज है वो किसने की थी? भी खोज की थी टी.जे. नुबोर्ड, कुप्पगल कर्नाटक से है। ठीक है, कर्नाटक में जो हमें क्षेत्र मिले हैं वो कौन कौन से है? पिकहली, संगनकल्लू, कुप्पगल, पुद्दिहल, मास्की, ब्रह्मगिरी। आंध्र प्रदेश में मिले उतनूर और पलवाय है। तो अब हम नवपाषाण काल की जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं कि पाषाण काल में जो अपने अलग अलग अपने पढ़े हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की विशेषताएं क्या क्या रही थी, और नवपाषाण काल की विशेषताएं क्या है। तो नवपाषाण काल में आदि मानव ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। इस टाइम में पहले का जो मानव था वो पशुओं को पालता नहीं था, वो सिर्फ शिकारी था एक। उनको जो पशु पक्षी दिखाई देगे उनको मारता खाता और आगे चल देता था, घुमक्कड़ भी था। ठीक है, तो अब का जो मानव है नवपाषाण काल का, उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। अब उसको दूध दही सब इसकी आवश्यकता भी होगी, क्योंकि अगर वो पालेगा तो उनको इस चीज़ का पता भी लगेगा, तो वो उसने उस टाइम में पशुओं को पालना शुरू किया। ग्रामीण जीवन में स्थिरता आई। पहले का जो मानव था वो घूमता रहता था। अब का जो मानव, नवपाषाण काल का मानव है, जो थोड़ा विकसित हुआ, तो उसने एक स्थायी जीवन में रहना शुरू किया। कृषि कार्यों का विस्तार हुआ, व उत्पादन बढ़ा, परिणाम स्वरूप मांस से निर्भरता कम हुई और अनाज पर निर्भरता बढ़ी। क्योंकि पहले का मानव कृषि वगैरह पशुपालन नहीं करता था, तो उसे इस चीज़ का पता नहीं था। नवपाषाण काल का जो मानव है वो कृषि करने लगा तो उत्पादन बढ़ा। अब वो पशुओं को पालने लगा तो उसने मारना कम किया। पहले वो गाय भैंस बकरी जो उसे दिखाई देती उसको मारता और खा लेता। अब उसे पता लगा कि इनसे, गाय से बकरी से हमें दूध प्राप्त हो सकता है, दही घी प्राप्त हो सकता है, तो उसने मारना भी कम कर दिया, जिससे मांस पर से निर्भरता कम हुई और अनाज पर निर्भरता ज़्यादा हुई। क्योंकि इस टाइम का जो मानव था वो कृषि भी करने लगा था, तो उसे अनाज का थोड़ा ज्ञान हुआ, उसने मांस की जगह अनाज को खाना शुरू किया, दूध पीना शुरू किया, तो उसकी मांस से निर्भरता थोड़ी कम हुई। पहिए का आविष्कार हुआ। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। तो आप बताइए कि जो नवपाषाण काल था उसमें पहिया किस चीज़ का बनता था? आज के टाइम में किसका बनता है और उस टाइम में पहिया किसका बनता था? ठीक है, नाव का निर्माण शुरू हुआ। इस समय का जो मानव है उसने नाव का निर्माण शुरू किया, समंदर वगैरह में नाव चलाना शुरू किया, तो थोड़े थोड़ा विकसित हुआ। तो पहिया, जो अपने पहिया है, उस समय लकड़ी और पत्थर का बनाया जाता था। ठीक है, आज की तरह नहीं है कि अपने बहुत सारा टेक्नोलॉजियाँ वगैरह आ गई है, लोहा वगैरह हो गया, तांबा वगैरह हो गया, तो मिक्स करके बनाए जा रहे हैं। तो उस समय को जो मानव है उसने पहिए को पत्थर और लकड़ी से बनाया। ठीक है, तो अपना पाषाण काल आज ख़त्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो रहेगा वो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ रहेगा। थोड़ा सा टॉपिक हार्ड था क्योंकि क्षेत्र वगैरह के नाम ज़्यादा थे, तो इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर आप 2-3 बार इनको देखोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लासें छोटी छोटी है और इसमें पूरा ताम्र अपने पाषाण काल पूरा कैसे हो गया, तो अपने PDF से पढ़ रहे हैं, इसलिए अपने सिर्फ पढ़ रहे हैं इनको। और अगर अपने PDF के बिना अगर लिखते हैं तो लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है,
जैसे क्लास अगर अपने अभी 20 मिनट की हो रही है तो उसमें 1 घंटे की क्लास आराम से हो जाएगी। तो आप अगर पहले मैं लिखूं और फिर आप लिखोगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इससे अच्छा है कि क्लास छोटी है, आप इसको आराम से पहले देखिए और उसके बाद में इसके नोट्स बना लीजिए, तो आपको इजीली पढ़ना भी आसान रहेगा और 2 बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अपने पूरे यूजीसी नेट हिस्ट्री की क्लासें हैं जो इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और आपके जितने भी साथी संबंधी अगर यूजीसी नेट हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ये शेयर ज़रूर करना। और हमारे लिए आपका यही मोटिवेशन है कि आप इसको शेयर करिए, लाइक कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में ताम्रपाषाण संस्कृतियों के साथ। इतने आप इसको अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना और याद भी करना। थैंक यू।